सीडीपी क्लास 34। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। मतलब एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसमें कहा है कि भैया इसको ठीक से पढ़ो और आइडेंटिफाई करो कि इस डिस्क्रिप्शन से कोहलबर्ग की थियरी की कौन सी स्टेज की बात हो रही है। स्टेज को पहचानो कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी हैं? 6। लेवल्स कितने दिए हैं? 3। हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट। यानी कि जो आपके राइट एक्शन है, भाई मेरे लिए सही और गलत क्या है, ये मैं स्वयं डिफाइन करूं। यानी सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स, कि मैं अपने प्रिंसिपल्स पर चलूं बजाय कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं। हो सकता है मुझे बहुत सारे जनरल प्रिंसिपल्स सही लगे, लेकिन अगर मुझे किसी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैं बिलीव करूंगी तो उसके लिए मैं खड़ी हो जाऊं। तो ये कौन सा लेवल है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी का, यानी नैतिक विकास के सिद्धांत का, है ना। नैतिकता बेसिकली हम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करते हैं अलग अलग स्टेज में। तो उसी में से एक स्टेज है जब व्यक्ति अपने चुने हुए सिद्धांतों के प्रति खड़ा हो पाएगा। राइट एक्शन को वो अपने सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स पर निर्धारित करेगा। अगर ऐसा होता कि जो चल रहा है वही सही है तो ना कभी दास प्रथा खत्म होती, ना हम कभी आजाद होते। तो बताओ एक बार फटाफट से कौन सी ये स्टेज है? द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या फिर द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आंसर कीजिए। ये बी कौन कह रहा है भाई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में बेसिकली ये एक व्यक्ति नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए नहीं खड़ा हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में वो अपने राइट्स के लिए तो खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए खड़ा नहीं होगा। तो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है। यही मेन फर्क है स्टेज 5 और स्टेज 6 के बीच में, कि स्टेज 5 पे एक इंडिविजुअल अपने राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझता है, और वो अगर उसको लगेगा सही कि भाई मुझे टैक्स देना सही नहीं लगता ऐसी गवर्नमेंट को जो गलत जगह पर पैसा लगाती हो, तो वो अपने लिए खड़ा हुआ है, वो सबके लिए खड़ा नहीं हुआ है। जब आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हो जाएं कि नहीं भाई ये सभी के लिए सही है और इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़े फिर भी करेंगे, तो वो है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, जहां नेल्सन मंडेला, जहां भगत सिंह, जहां महात्मा गांधी को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए होगा, ये सिर्फ अपने राइट्स के लिए नहीं होगा। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? भाई प्याजे की 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से हमने याद किया है SPCF, S फॉर सम, P फॉर पीपल, C फॉर कांट, F फॉर फोकस। बट आप ये डेफिनेशन याद रखने की जगह SPCF से याद रखेंगे सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 वर्ष की एज है, उसमें कौन से एक अकॉम्प्लिशमेंट को आप एक बड़ा उपलब्धि मानेंगे? एनिमिस्टिक थिंकिंग। आंसर क्या होगा इसका? एबिलिटी टू कंजर्व, कि बच्चा क्वांटिटी का जो वॉल्यूम, क्वांटिटी, एरिया, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को समझने लगे, उसे ये समझ में आ जाए कि 10 रुपए का नोट भी बराबर ही है 10 सिक्कों के। ऐसा नहीं है कि वो 10 सिक्के ज्यादा हैं जस्ट बिकॉज वो क्वांटिटी में ज्यादा हैं। तो वो समझने लगेगा कि जो दिखने में चीजें अगर अलग हैं तब भी उनकी वॉल्यूम, उनकी क्वांटिटी सेम हो सकती है, शेप और साइज अलग होने के बावजूद भी। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, जिसमें रिवर्सिबिलिटी भी लागू होती है। एनिमिस्टिक थिंकिंग जो है, यानी कि वो निर्जीव चीज को भी सजीव मानता है, ये प्री ऑपरेशनल थॉट है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग 11 वर्ष के बाद आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन आपके कुछ महीनों के अंदर होते हैं, यानी जन्म से 2 वर्ष के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बार बार रेपिटेटिव एक्शंस जो वो करता है। क्लियर हो गई प्याजे की थियरी? कुछ याद आया है या धूल चढ़ गई है? बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार। कंस्ट्रक्टिविस्ट्स सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, मतलब रचनावादी जैसे कि जीन पियाजे, जैसे कि लेव वाइगोस्की, लर्निंग को, अधिगम को कैसे देखते हैं? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। डी, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। देखो 3, 4, 5, 6 वर्ड हैं जो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद के आसपास याद रखने चाहिए। एक तो रचनावादी हमेशा टीचर को फैसिलिटेटर मानते हैं, बच्चा सेंटर में होगा, इनके एक्टिविटी करता हुआ पाया जाएगा बच्चा, एक्सप्लोर करता हुआ पाया जाएगा बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ पाया जाएगा, एंगेज्ड होगा किसी एक एक्टिविटी में, यानी कि अर्थ निर्माण करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा होगा।
क्लियर हो गई बात, डी ऑप्शन। पैसिव नहीं होता बच्चा कभी भी, अब पैसिव होगा तो फिर टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो जाएगा। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, ये बिहेवियरिस्ट हो गए, बिहेवियरिस्ट आदत डलवाने पे फोकस करते हैं, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स भी इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू। यानी कि आप स्टोरीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्सों को, ऐसी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को जहां पर मेन एंड वुमेन, जो महिलाएं और पुरुष हैं, नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में है, यानी गैर पारंपरिक रोल्स में है। महिला है, कोई पायलट है, या शकुंतला देवी का हम एग्जांपल दे सकते हैं, जबकि हमने समाज में बनाया हुआ है कि गणित में जो है महिलाएं कमजोर होंगी। कितने सारे मिसेस इंदिरा गांधी से लेकर के और दुनिया भर के लोगों का हम एग्जांपल दे सकते हैं। मतलब जो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में हो, मतलब जो सिर्फ वही भूमिकाएं नहीं निभाई जिन महिलाओं और जिन पुरुषों ने, जो उनको समाज ने दी हुई थी, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया। तो ये क्या कहेंगे इसको हम? जेंडर रोल्स को प्रमोट करना, जेंडर कॉन्स्टेंसी को प्रमोट करना, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर को बढ़ावा देना, या फिर काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। जब आपने गैर पारंपरिक तरीके दिखाए, यानी कि आपने किसी एक इमेज से बांधा नहीं महिला और पुरुष को, महिला को झाड़ू लगाते हुए और पुरुष को काम पे जाते हुए, सिर्फ यही दो रोल नहीं है दोनों के, ये उल्टे भी हो सकते हैं, या जैसे भी आप चाहें। दैट मींस जब आप ट्रेडिशनल रोल्स को ना दिखा करके गैर ट्रेडिशनल यानी कि गैर पारंपरिक यानी नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाते हैं दोनों को, तो इससे क्या होगा, आपका जो स्टीरियोटाइप है ना, जो कुछ लोगों के दिमाग में या बहुत लोगों के दिमाग में रूढ़िबद्धता है, तो उनकी आंखें खुलती हैं, अरे ऐसे भी होता है क्या, ये पागल है क्या, ये ऐसे क्यों करने दे रहे हैं लड़की को, या ये वो। तो इस तरीके की चीजें होंगी फिर, यानी काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स होंगे, रूढ़िबद्धता को काट पाएंगे आप एक तरीके से ऐसे एग्जांपल्स से। जब आपको एग्जांपल्स मिलेंगे समाज में कि कोई बात नहीं, वो भी तो लड़की है, उसने भी तो किया था, या वो भी तो लड़का है, उसने भी तो ये चीज कुक बना था, वो तो क्या हो गया, है ना। तो काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स के लिए हमें ऐसे एग्जांपल्स चाहिए समाज में जिन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट रोल को एक्वायर किया हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चे के सामाजिकरण में क्या महत्वपूर्ण है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस हम जानते हैं, समाज के कुछ नियम कायदे तौर तरीके कानून हैं, उन वैल्यूज को, नॉर्म्स को हम एक प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करते हैं, जन्म से और ये मृत्यु तक चलता ही है। किस तरीके से सोशल रोल्स को हम एक्वायर करते हैं, मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, कौन सी बातें सही हैं और कौन सी गलत हैं, बताइए एक बार। ऐसे मिनी मोनिका का नाम लेने में डर लगता है, ऐसे कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। बताओ एक बार मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, क्या होगा इसका सही आंसर? तो सारी ही बातें सही हैं। मतलब कि बच्चे के सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में, समाज के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखने में मीडिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मीडिया दिखाता है उसका गांव-गांव तक, घर घर तक प्रभाव पड़ता है, स्कूल में भी, फैमिली में भी और नेबरहुड में भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत जल्दी में नहीं है आज हम। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, how would the intelligence of a person with the following characteristics be categorized? कुछ विशेषताएं दे दी हैं हार्वर्ड गार्डनर की। देखो, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं हुई ना पढ़ने की, तो पेपर आजकल ऐसे बनाया जाता है, वही सिंपल आपका सिलेबस है, लेकिन इतनी बड़ी कहानियां दे देगा पेडागोजी में कि आपका टाइम कहां जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। कई लोग ये सोच के जाते हैं 2.5 घंटा, जैसे पूरी जिंदगी दे दी हो सीटेट ने, लेकिन जिंदगी नहीं दी है। पेडागोजिकल क्वेश्चंस लंबे बना दिए जाते हैं, कई बार ऑप्शंस लंबे होते हैं, 4-4 पैसेज सॉल्व करने हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना ये सोच के कि हो जाएगा, फिर उनको पता नहीं लगता कि 2.5 घंटा कहां गया, ऐसे सर के ऊपर से निकल जाता है। तो बताइए एक बार, पढ़ने की भी स्पीड तेज करनी है और समझने की भी, क्योंकि पेडागोजी में बहुत जल्दी हम कुछ गलत समझ लेते हैं कई शब्दों को, क्योंकि जो शब्द लिखे हुए हैं उनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं, उनका कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। बताओ एक बार, क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स, यानी कि किस चीज की क्षमता, दूसरों की मनोदशा, यानी डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, दूसरे का मूड, उसका टेम्परामेंट, उसकी मोटिवेशन, उसकी इंटेंशन को देखते हुए बिहेव करना या एक्शन लेना, किस प्रकार की इंटेलिजेंस में आएगा। देखो, बात हुई है दूसरे की, अदर्स। अगर ये अदर्स नहीं लिखा होता तो आंसर हो जाता इंट्रापर्सनल, अंतरावैयक्तिक, के स्वयं के बारे में बात हो रही है। जब आप खुद की मोटिवेशन, खुद के जो भी फियर्स हैं या मूड्स हैं उनके अनुसार समझते हैं खुद को बेहतर से, तब वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात होती है तो हम इंटरपर्सनल यूज करते हैं, यानी अंतरवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं गार्डनर इसको, कि कुछ लोग सोशली, स्पेशली जो लोग सोशली एक्टिव होते हैं, वो दूसरे के मूड, उसके टेम्परामेंट, उसका जो भी बेसिकली
मोटिवेशंस हैं, उसकी इंटेंशन है। आप सोशली, कई बार जो बहुत सोशली अपने आप को एक्टिव या फिर क्या कहें क्लेवर लोग समझते हैं, वो अपनी बातों में 1 मिनट में चीजें ऐसे बिल्कुल चेंज करते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो आपको भाप रहे हैं कि आपका रिएक्शन कहां से कैसा आ रहा है। स्पेशली कह सकते हैं ये जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, ये तुरंत इसी चीज पे फोकस करते हैं। तो ये अच्छा, इसका नेगेटिव भी हो सकता है एस्पेक्ट और पॉजिटिव भी। ठीक, तो हम इंटरपर्सनल लेंगे और इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। इसमें आपका काउंसलर भी हो सकता है, क्योंकि उसको समझना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। थेरेप्यूटिक इंटेलिजेंस जैसा कुछ होता नहीं है, नेचुरलिस्टिक में नेचर की बात होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के मूल्यांकन या आकलन के निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? मतलब किस लिए करें हम आकलन बच्चों का? रीजन बताइए। इंट्रा मतलब स्वयं का, और इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच। आंसर कीजिए। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स। टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या फिर टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। आंसर कीजिए थोड़ा सा। आप कह रहे हैं सी ऑप्शन सही है। देखो, ये भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कभी भी सेपरेट और लेबल करने के लिए आप बच्चे का मूल्यांकन या उसको टेस्ट इसलिए नहीं करते कि आप ये कह सकें ये तो बिल्कुल फुद्दू बच्चा है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, तो फर्स्ट आता है। ये लेबल करने के लिए नहीं। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आगे आप टीचिंग लर्निंग को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या चेंजेस, क्या प्रोग्रेस बच्चे ने की है और आगे आप कैसे उसको और बेहतर करा सकते हैं। बच्चे के अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या पोटेंशियल है, वो और किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। इन सब चीजों को जानने के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। तो आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि तीसरा उत्तर सही होगा यहां से। ठीक, कई बार हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में यहां से कोई एक चूज करके पेपर में OMR फिल कर देते हैं, उसमें पंगा हो जाएगा, गलती हो जाएगी, 1 नंबर चला जाएगा मजाक मजाक में। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है। Which of the following is central to the concept of progressive education? यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के संप्रत्यय के विषय में या अवधारणा के विषय में कौन सी एक बात सही है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन शायद आपने मेरे साथ डिस्कस की होगी अगर आपने वीडियो देखा है। जॉन डुई बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चे को आप ग्रुप्स में कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करा के सिखाइए ताकि वो साथ में कुछ सीख सके रियल लाइफ के लिए। आंसर क्या होगा इसका? बताइए एक बार। 8th का बी कह रहे हैं कई लोग। बिल्कुल सही बात है। ये विश्वास, ये बिलीफ कि बच्चा कर सकता है, यानी बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमता होती है और वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता है। इस बात को यदि हम मानेंगे, बच्चा बाय नेचर क्यूरियस है, बाय नेचर वो जिज्ञासु है और वो सीखने की इच्छा रखता है। इस बात को हम मानते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, यानी करके सीखने की, बच्चे को एक्टिव रखते हैं, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत विभिन्नता पे बड़े सवाल आते हैं आजकल। व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए क्या एक चीज महत्वपूर्ण है? टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, यानी जो व्यक्ति के अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना। टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, एनवायरमेंट के फैक्टर्स को देखें या सिर्फ हेरिडिटी के फैक्टर्स को देखें। टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, जो परिपक्वता है आपकी बॉडी की और ब्रेन की उसको देखें। या फिर टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या साइकोलॉजी में ज्यादातर चीजों का जो कारण है वो एक है जिसको हम कहते हैं इंटरैक्शन बिटवीन या डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी कि आपकी आनुवांशिकता जो आपको अपनी हेरिडिटी से मिला है और जो आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट था, उसके साथ दोनों चीजें अन्योन्य क्रिया करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। जो आपको अपने जीन्स से गुण मिले थे और जो आपके एनवायरमेंट ने आपको दिया, दोनों के बीच में इंटरैक्शन है। इसीलिए हम सब अलग हैं, कोई भी 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। ठीक है बात? तो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है विकास का, या विकास का सिद्धांत नहीं है? इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। आंसर कीजिए थोड़ा सा। और लाइक शेयर ना किया हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, और इच्छा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। बताइए एक बार। देखो, इनमें से कौन सी एक बात डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में से नहीं आएगी? डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कुछ 10-12 तो हमने पढ़े ही हैं विकास के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये बात भी सही है। रिलेटिवली और ऑर्डरली चलता है एक सीक्वेंस में, ये बात भी सही है। ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में कोई भी पेड़ नहीं बन जाएगा।
एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, ये कहना गलत होगा कि जन्म लेते ही बच्चे की विकास की क्या दिशा होगी, वो कैसे डेवलप होगा, वो कहां तक पहुंच पाएगा, सब फिक्स हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो पहले से आप प्रिडिक्ट कर देते ना, बता देते पहले ही दिन कि ये तो यही कर पाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।